नहीं है कोई रोल। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं एकजुट के चेयरमैन एडवोकेट अंकुश शर्मा जी। अंकुश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंकुश जी के बारे में आपको बता दूं कि जम्मू के हित के लिए हमेशा लड़ते रहे, चाहे अदालत हो चाहे अदालत के बाहर हो। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको लेकर इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है। अगर हम सबको गिनना शुरू करें एक ही सिटिंग में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त चल रही हैं। उसके लिए मैंने इनको यहाँ पे आने की दावत दी है और वो जानना चाहूँगा इनसे कुछ चीज़ें। एक तो ये है अंकुश जी, रोहिंग्या की बात है, बांग्लादेशी की बात है, जिसके बारे में आपसे हमने पहले भी बात की थी, यहाँ भी की और नेशनल टीवी पे भी आपके साथ की। 370-35A की बात चल रही है, तीसरा डिलिमिटेशन की बात हो रही है। अब ये तीनों प्रश्न ऐसे हैं जो ट्रायंगल है, एक दूसरे तीसरे आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 370 और 35A को लेकर आपने बहुत ही फाइट की, कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, बाहर भी, यहाँ भी, हर चीज़ में। अब एक बात सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा कि जो नक्शा, जो चीज़ आपने 370 के बारे में सोची थी, 35A के बारे में सोची थी, खत्म होने के बाद वो क्या वही है नक्शा? जी देखिए, 370 और 35A खत्म होने के बाद हमने परिकल्पना ये की थी कि एक पावर सेंटर जो है वो जम्मू में शिफ्ट होने का प्रोसेस इनिशिएट होगा। उसका कारण था कि 370 और 35A के फ्रेमवर्क के कारण ही पिछले 70 साल जम्मू सफ़र किया, जम्मू ने डिस्क्रिमिनेशन फेस की, जम्मू ने इनफैक्ट स्लेवरी फेस की। और मैं ये कहूँगा कि ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा ये कहना कि कश्मीर की कॉलोनी की तरह बन के रहा। तो जैसे ही 370 और 35A खत्म हुआ, हमें उम्मीद थी कि अब चीज़ें बदलेंगी, यानी जम्मू के एम्पावरमेंट का प्रोसेस होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन अभी उस दिशा में बनती हुई दिखती नहीं है। उसके कारण कई हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि जम्मू की एम्पावरमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है इफेक्टिवली अभी। इनफैक्ट जैसे आपने देखा कि 370 और 35A खत्म करने के बाद कुछ फॉलो अप स्टेप्स भी लिए जाने थे, लेकिन सरकारों ने कुछ कदम पीछे हटाए। डिलिमिटेशन की आपने बात की, क्या कारण है कि 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन को करवाया जा रहा है। अगर 370 और 35A को खत्म करके उसे उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना था, यानी पावर सेंटर जम्मू में शिफ्ट करना था, तो आपको तो डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के आधार पर करनी थी, क्योंकि 2011 का सेंसस 370 और 35A के रहते एक फज्ड सेंसस है। उसमें सरकारी इंटरवेंशन बहुत होती थी। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, यहाँ की जो 370 प्रोटेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसकी इंटरवेंशन इतनी होती थी कि वो केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साथ मिलकर यहाँ पे फजिंग भी पॉसिबल करती थी। और उसके कई तथ्य भी हमने सामने रखे। उस आधार पे तो आप पावर जो है वो फिर कश्मीर को सौंप रहे हो अपने हाथ से। इसके अलावा आपने सैक कंट्रोवर्सी वाला इशू भी देखा होगा। देखिए, वो आधिकारिक तौर पे हो सच या ना हो, मतलब डिक्लेयर हो या ना हो, लेकिन एक मंशा, एक सोच, एक ओरिएंटेशन केंद्र की जम्मू कश्मीर को लेके वो दर्शाता है। वो लोगों की पल्स को मेजर करने के लिए मे भी एक न्यूज़ प्लांट की गई, नेशनल मीडिया में आई। और अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, नेशनल मीडिया दोनों में ही रही, सोशल मीडिया पे रही, और सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया। तो नॉर्मली ये तभी किया जाता है जब आप जनता की पल्स को मेजर करते हैं कोई डिसीजन लेने से पहले। तो यानी अगर उस डिसीजन को ना भी अभी लिया जाए तो कम से कम केंद्र की ये मंशा तो साबित हो जाती है कि सत्ता जो है वो कश्मीर के हाथ में सौंपनी है। चलिए, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल भी रहेगा, लेकिन 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कराना तो क्लियरली एक स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन है कि भाई जम्मू कश्मीर को कश्मीर से ही चलाया जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब जो है मुझे इन्हीं शब्दों में बड़े भारी मन से देना पड़ रहा है कि 370 और 35A के बाद जो स्टेप्स लिए जाने थे, जिसके बाद जम्मू की एम्पावरमेंट होनी थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, डिविएशन क्रिएट करने के लिए देखिए, नारा 370 और 35A के बाद केंद्र का ये होना चाहिए था कि 370 और 35A के कारण जम्मू ने बहुत सफ़र किया है। जम्मू जो नेशनलिस्ट है, देश के साथ है, उन्होंने बहुत ह्यूमिलिएशन फेस की है। अब हम इनकी, अगर आप ये ना कहें कि इन्हीं की डेवलपमेंट करेंगे, तो कम से कम ये कह सकते थे कि हम जम्मू की इक्विटेबल डेवलपमेंट करेंगे, यानी कश्मीर के बराबर पहले लाएंगे, उसके बाद यानी जम्मू को एम्पावर करने की दिशा में कोई ना कोई एक स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड थी। आज तक कुछ करने की बात तो छोड़िए, वो स्टेटमेंट भी नहीं आई है। इनफैक्ट एक डिविएशन क्रिएट करने के लिए, ताकि इस क्रिटिसिज्म से बचा जाए, इन लोगों ने POJK को वापस लेने की बात करना शुरू कर दी।
एक ऐसी चीज़ जो इनके लिए इनके बस की बात नहीं है, ये असंभव भी है, और जिसके लिए इनफैक्ट कोई पॉलिसी प्लान भी नहीं है। इस समय इनकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि ऑल आउट ऑफेंसिव करके पीओके को वापस लाएं। इन्होंने उसकी बात करना शुरू कर दी ताकि जम्मू में लोगों को चुप करवाया जाए। यानी जम्मू के लोग अगर एम्पावरमेंट मांगे तो उनको कहा जाए कि देखिए हम तो एक्सटर्नल एग्रेशन करके पीओजेके को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और देश में इस चीज़ का वोट बैंक की राजनीति के लिए ढिढोरा पीटा जाए कि देखिए हम कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं जो अपनी ज़मीन को पाकिस्तान से छीनने के लिए एक डेयरिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अल्टीमेटली जम्मू को किसी तरीके से बाईपास करना था, क्योंकि सोच यही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर से ही चलाना है। तो ये सारे चीज़ें इन्होंने की। दो चीज़ें, अब 2011 से 2020 की जो सेंसस की बात करते हैं उसमें और आज में क्या अंतर है, ये दर्शकों के लिए तो पता किसी को भी नहीं है, क्या इनमें डिफरेंट है? देखिए 2011 के सेंसस के आधार पे अगर परिसीमन होगा जी, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटें होती हैं जी जी, उसका निर्णय होगा कि किस एरिया को कितनी सीट्स मिलेंगी, क्या बाउंड्री होगी, जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है। तो 2011 के सेंसस के आधार पे कश्मीर की बहुत अधिक सीट्स आ जाएंगी जम्मू जी जी, से विज़ावी जम्मू। और अगर 2021 के सेंसस के आधार पे आप डिलिमिटेशन करते हैं तो जम्मू की कश्मीर से अधिक सीट्स होंगी। जी। तो 2021 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जम्मू का होगा, विधानसभा में अधिक एमएलएज जम्मू के होंगे, सरकार जम्मू की होगी, यानी पावर सेंटर कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू में आएगा। अभी मैं क्यों कहता हूं कि 2011 और 2021 के बीच में बदला गया। 2021 का सेंसस हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सेंसस को कंपेयर करके तथ्यों के आधार पे ये साबित किया कि 2011 का सेंसस फज्ड था, 2001 का सेंसस भी फज्ड था। जितने भी जम्मू कश्मीर में सेंसस हुए हैं वो कश्मीर फेवर्ड ब्यूरोक्रेसी, कश्मीर क्योंकि पावर सेंटर कश्मीर में था तो वहाँ की लीडरशिप ने अपने फेवर में किए हैं, जिसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। मैं एक सिंपल एक तथ्य जो आम जनता के समझने के लिए ज़्यादा कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या कोई एक एक्सपर्ट बन के कोई मोटी इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि 1990 से 2000 के बीच में कश्मीर वैली से कम 7-8 लाख नॉन मुस्लिम्स का पलायन वहाँ पे हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे कश्मीरियों ने उनका जेनोसाइड किया पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के साथ मिलके एज अ सोसाइटी उन्होंने। तो उस पीरियड में सेंसस में दिखाया गया है कि कश्मीर की पॉपुलेशन 26% बढ़ी, जहाँ जिस कालखंड में 7 से 8 लाख लोग बाहर जा रहे हैं वहां आप 26% की इंक्रीज कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, इस क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के लिए 2001 के सेंसस में आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, इनफैक्ट 2011 के सेंसस में इन्होंने जम्मू संभाग की पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो -10% दिखाया है। देखिए -10% यानी जम्मू की पॉपुलेशन को 10% कम करना। नॉर्मली ये तब होता है जब कहीं कोई मास मर्डर्स किए गए हों, कोई अर्थक्वेक के कारण लाखों लोग मरे हों, कोई प्राकृतिक आपदा हो जिसके कारण लाखों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हों। किसी भी दूसरे देश में अगर इस तरीके का डेटा सामने आता तो बाकायदा वहाँ की फेडरल सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल सरकार वहाँ पे कम से कम एक कमीशन बैठा के एक रिपोर्ट तलब करती कि किस तरीके से इस एरिया का रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ -10% गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि 2004 के अराउंड जम्मू संभाग में 1,41,000 वोटर्स कश्मीर से अधिक थे। और ये मैं सारे आधिकारिक डेटा को सामने रख के, जो झूठ है लेकिन मैं उसी डेटा को सामने रख के अपने तथ्यों को या अपने आर्ग्यूमेंट को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे फिर दर्शक समझ सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो 1,41,000 वोटर्स अधिक थे और 2011 में इन्होंने कश्मीर की पॉपुलेशन को 14-15 लाख अधिक करके दिखा दिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 2011 का सेंसस जो है वो फज्ड है, फ्रॉड है। अपार्ट फ्रॉम एनालाइजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल डेटाज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो कलेक्ट किए गए, इसके अलावा ऐसी टेस्टिमनीज भी हैं इस सेंसस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किए हुए ऑफिशियल्स की हमारे पास, जो पर्सनली हमसे मिले, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इन्होंने टेबल पे सेंसस किए हैं और काट के फिगर्स चेंज किए हैं और फजिंग की है। तो उनके इस आर्ग्यूमेंट को ये तथ्य भी साबित करते हैं और जिसके आधार पे आज सब पॉलिटिकल पार्टीज ये मानती है, इनफैक्ट जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो भी ये मानती है। भाजपा के कई नेताओं ने ये कहा कि 2011 का सेंसस हम जानते हैं फज्ड है, आपने बहुत बार सुना होगा कई बड़े नेताओं के जरिए। तो इसलिए जब फज्ड है तो फिर आप डेमोक्रेसी की आधारशिला झूठ पे क्यों रखेंगे? बिल्कुल। और खासकर उस समय और खासकर उस झूठ पे जिस झूठ से आपका नेशनल इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज होता हो। जम्मू को पावर सेंटर बनाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर
मजबूत होगा, जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन का प्रोसेस मजबूत होगा। बिल्कुल। जम्मू के लोगों ने जब देश का साथ दिया, केंद्र का साथ दिया, तो उनको भी एक ऑनर करने वाली बात होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 370 और 35A के खत्म होने के बाद भी स्टेट एपरेटस में जो सोच है वो नहीं बदली है। एक कदम तो उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद 10 कदम पीछे लिए, चाहे वो 2011 के आधार पर सेंसस करवाने की बात हो, चाहे वो डोमिसाइल लॉ को इंट्रोड्यूस करने की बात हो, चाहे वो यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो जम्मू संभाग में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है, उनके माइनॉरिटी राइट्स की बात हो, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उनको माइनॉरिटी राइट्स नहीं दिए, या जम्मू के डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात हो जो अनअबेटेड चल रहा है। कोई भी सरकार की तरफ से, हमने इसे राष्ट्रीय मुद्दा तो बनाया, कोर्ट में हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या सब कुछ कोर्ट करेगा या सब कुछ मीडिया करेगा? तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ दर्शाती हैं कि यहाँ पे कश्मीरी हेजिमोनी को ही कंसोलिडेट किया जा रहा है, उन्हीं लोगों को एम्पावर किया जा रहा है जो 370 और 35A के खत्म होने से पहले यहाँ सिस्टम को चला रहे थे। जी अंकुर जी, आपने डोमिसाइल की बात की, जब डोमिसाइल की बात कर रहे हैं आप, जो एक कमेटी भी गठित होगी है इसके लिए, तो सबसे बड़ी बात है 370 से पहले मेरे पास फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट है। फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद भी जो डोमिसाइल के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे जो भी रोहिंग्या वगैरह आ चुके हैं, जो इनका मापदंड है डोमिसाइल का, मुझे लगता है उनके पास भी है। एब्सोल्युटली। देखिए, हमने जब रोहिंग्याज के खिलाफ यहाँ पे मुहिम एक शुरू की थी लोगों को एजुकेट करने की कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, प्लस आइडियोलॉजिकल वेपन्स हैं इन द हैंड्स ऑफ कश्मीरी सेपरेटिस्ट्स, क्योंकि म्यांमार से इसलिए निकाले गए क्योंकि वहाँ पे ये कहते थे कि चूँकि हम एक अलग कौम हैं, हम एक अलग धर्म के बाशिंदा को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए हमें अलग देश चाहिए। म्यांमार को भी तोड़ा जाए जिस तरीके से भारत को इन्होंने 1947 में तोड़ा, तो आइडियोलॉजिकली ये सेम प्लेन पे थे। तो उस समय हमने बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड, कुछ लोगों के स्टेट सब्जेक्ट्स भी पब्लिक डोमेन में रखे थे, जिससे, और इनफैक्ट राशन कार्ड इनके, जिससे ये साबित होता था कि ये सोसाइटी में डीपली अब एंट्रेंच हो चुके हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात की कि वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात इन लोगों के पास भी होंगे जिसके आधार पे वो डोमिसाइल बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को नाउ दे विल हैव टू गेट ऑन टू देयर टोज और एक कड़ी जो है एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करके, हालांकि मंशा नहीं दिखती, लेकिन फिर भी हम प्रेशर बनाएंगे और ये होने नहीं देंगे कि किसी एक भी रोहिंग्या का यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बने। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखिए, आप कानून बना रहे हैं, आप सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस मिले तो उसके बाद फिर आप सही फैसले लेंगे। अदरवाइज पॉलिटिकल एरोगेंस में अगर आप स्टेक होल्डर्स को बिना कंसल्ट किए फैसले लेंगे तो इसी तरीके के कानून बनेंगे। केवल एक लाइन आपको ऐड करनी थी अपने डोमिसाइल रूल्स में कि जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है यहाँ पे, जैसे आपने फर्स्ट क्लास स्टेट सब्जेक्ट होल्डर की बात की, ही विल बी डीम्ड डोमिसाइल। क्या ये जनता पे विश्वास नहीं करते, या जनता के पास जो डॉक्यूमेंट है उस डोक्यूमेंट पे विश्वास नहीं करते? और मान लीजिए अगर किसी ने वो डॉक्यूमेंट फर्जी बना भी लिया हुआ है, तो उनके रिकॉर्ड्स में अगर किसी को नौकरी दे रहे हैं तो उस समय उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है। आप आम लोगों को लाइन में लगवा के, जिनके पास ऑलरेडी स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स है, क्या दिखाना चाहते हैं? मुझे ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इस फैसले को करवाने में प्रिवेल कर गई है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संस्था है जो बाय डेफिनेशन एंटी डेमोक्रेटिक होती है। अगर ब्यूरोक्रेसी की ताकत बढ़े तो डेमोक्रेसी की ताकत कम ही होगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस तरीके से है। डेमोक्रेसी पीपल लविंग है, ब्यूरोक्रेसी पीपल अवॉइडिंग है। डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, ब्यूरोक्रेसी में ओवर सेंट्रलाइजेशन की बात है। डेमोक्रेसी में फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, ब्यूरोक्रेसी में फंड्स की कंसंट्रेशन की बात है, अपने आउटलेस को बढ़ाने की बात है। डेमोक्रेसी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ब्यूरोक्रेसी में पावर मैक्सिमाइजेशन है। तो अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि ब्यूरोक्रेसी इज एन एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी ने अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन के नज़रिए से और जिस तरीके से एज ए होल बॉडी ये ऑपरेट करती है, और अपने फाइनेंशियल आउटलेस को बढ़ाने की मंशा से और लोगों पे अपना रौब जमाने की मंशा से इस तरीके का कानून बनाया है कि जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर भी है, और मेजॉरिटी जनता तो वही है, करोड़ों में स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स की संख्या है। अगर जम्मू कश्मीर की अगर 1.25 करोड़ के करीब अगर पॉपुलेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से 90 लाख से कम जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होंगे, यानी 1 करोड़ के करीब। अब आप सबको लाइन में लगवाएंगे, इससे ब्यूरोक्रेसी की धाक उस पर जमेगी, इससे ब्यूरोक्रेसी में जो ग्रीसिंग द पाम जो आप कहते हैं, बड़े सारे लोगों को तंग करके उस तरीके से सिस्टम चलाएंगे। तो ये ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर है
ये ब्यूरोक्रेसी का की एक मतलब एक स्ट्रक्चर की एक विशेष प्रॉपर्टी है। मुझे लगता है कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कमज़ोर होता है ऊपर, तो फिर ब्यूरोक्रेसी ओवर पावर करती है और ब्यूरोक्रेसी अपनी बातें मनवाती है। यानी ब्यूरोक्रेसी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्ट्रक्चर, एज अ बॉडी, तो ये क्लियरली इस्टेब्लिश करता है कि पॉलिटिकल ताकतें जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थी वो ताकतवर नहीं थी, इसलिए ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स प्रिवेल किए। और एक आम आदमी को भी जो ये चीज़ पता है, एक मीडिया के व्यक्ति को भी ये चीज़ पता है, और आपका तो बहुत एक्सपीरियंस रहा है सारा, आपका तो नेशनल टेलीविजन और डीडी नेशनल का, बट मैं किसी से भी बात करूं तो यही व्यक्ति सवाल पूछता है, चाहे वो रेडी फड़ी लगाने वाला हो, कि जब मेरे पास स्टेट सब्जेक्ट है तो मुझे लाइन में क्यों लगना है। अगर मैं ये डिक्लेरेशन कर दूं कल को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एम्प्लॉयमेंट के लिए कि ये मेरा स्टेट सब्जेक्ट है और मैं यहाँ का डोमिसाइल हूँ, ये मेरी डिक्लेरेशन है सपोर्टेड बाय दिस स्टेट सब्जेक्ट, उसे माना जाना चाहिए। लेकिन ये कॉलोनियल हैंगओवर है, ये अभी भी अंग्रेजों की तरह ही मुझे लगता है सिस्टम चलाने की मंशा से कुर्सियों पर बैठे हैं। ये विश्वास नहीं करते अपने लोगों में, अगर विश्वास करते तो उनकी डिक्लेरेशन मुझे लगता है ये हो सकता है। अंकुश जी, हमने सोचा था कि ये जैसे 370 और 35 से खत्म हो गया, आपका संघर्ष शायद कम हो गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संघर्ष आपका कम नहीं हुआ, संघर्ष आपका और भी बढ़ गया। हमने उसी दिन कहा था, इनफैक्ट जिस दिन 370 और 35 से खत्म हुआ था, हमने कहा था ये पहला कदम है और आपको 100 कदम और चलने हैं। उन्होंने दूसरा कदम भी नहीं बढ़ाया, जिसके कारण 10 प्रॉब्लम्स हमारे लिए सामने और खड़ी हो गई, तो हमारी लड़ाई और बड़ी हो गई। हमने ये कहा था कि 370 और 35 से खत्म करने से ये जो नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट ऑफ जे.एंड.के है, लीगल एंटिटी के तौर पे डिमोलिश होती है। डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट वही है जो ब्यूरोक्रेसी में घुस के, जो राजभवन में घुस के, जो पूरे स्टेट अपरेटस में घुस के, पॉलिसीज और इंडिविजुअल्स के माध्यम से वही फैसले इस समय करवा रही है जो 370 और 35 से के होते हुए जम्मू के खिलाफ होते थे। 2011 का सेंसस उन फैसलों में से एक फैसला है जो आपके सामने क्लियर है, क्योंकि वो पावर हैंडओवर कश्मीर को करेगा। तो यही है डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट, जिसे ध्वस्त करने के लिए हमने कहा था कि आपको 100 कदम और चलने पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक भी कदम नहीं आगे बढ़ाया। और अब हम खड़े हैं इन सब फैसलों के विरोध में, और पूरी जनता को अवेयर करके जिस भी तरीके से इन फैसलों को निरस्त करवाने की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा करेंगे और इन फैसलों को आगे नहीं होने देंगे। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे पास एक नहीं, इन्होंने बहुत ही फ्रंट है, बहुत ही मसले हैं जिसके लिए जम्मू के लिए संघर्ष किया हुआ है। क्योंकि आज हमने सिर्फ 3 जो अहम जो मसले थे उनके बारे में इनसे बात की, उसके बाद फिर इनको यहाँ पे तकलीफ देंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी लेके आप तक पहुँचाएंगे। अंकुश जी, आपने हमें समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।